भारत में सोने चांदी के सिक्कों से कागजी नोटों तक गजब का ऐतिहासिक सफर रहा है। रुपया आज सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। बात करते हैं उस जमाने की जब मुद्रा यानी करेंसी का प्रचलन नहीं था। तब लोग एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु लिया करते थे। बाद में कुछ राजाओं ने सोने और चांदी के सिक्के चलाए। समय के साथ साथ बदलाव आता गया। आज दुनिया के सभी देशों में कागजी मुद्रा का ही प्रचलन हो चुका है। लेकिन आज से 2600 वर्ष पहले सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ। उस समय देश में अलग अलग राजाओं का शासन हुआ करता था। प्रत्येक राजा अपने क्षेत्र में अपने नाम का सिक्का जारी किया करते थे। अब उस युग की शुरुआत हो चुकी थी जब लोग सोने और चांदी के सिक्कों के बदले व्यापार करने लगे। यहां मैं आपको एक और बात याद दिला देता हूं कि इससे पहले जब सोने चांदी आदि धातुओं का आविष्कार नहीं हुआ था, जब लोग कौड़ियों के बदले भी व्यापार किया करते थे, यानी कि कौड़ियों की मुद्रा चलाई गई थी। कौड़ियां एक प्रकार का समुद्र में मिलने वाला छोटा शंख होता है। शासक शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में जो सिक्के चलाए, उसके बाद सभी राजाओं ने सिक्कों को ही रुपए और पैसों में बांट दिया। इसलिए हम शेरशाह सूरी को रुपयों यानी करेंसी की पूर्ण रूप से शुरुआत करने वाला शासक मानते हैं। आगे की चर्चा करने से पहले मैं आपको रुपए शब्द की उत्पत्ति बता देता हूं। रुपए शब्द संस्कृत भाषा के रुपए कम से बना है, जिसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। बाद में हमारे देश की मुद्रा का नाम ही रुपया रख दिया गया। ये सोने चांदी के सिक्के तब तक चलते रहे जब तक हमारे देश में विदेशियों का आगमन नहीं हुआ था। लगभग 7वीं शताब्दी तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन बाद में यूरोपीय जातियों ने भारत में आना शुरू कर दिया था। तब उन्होंने अपने व्यापार की सुविधा के लिए इन सोने चांदी के सिक्कों की जगह है कागजी मुद्रा की शुरुआत कर दी। उन्होंने अपने फायदे के लिए निजी बैंकों की स्थापना की और फिर सोने चांदी की मुद्रा बंद करके कागजी मुद्रा जारी की। भारत की पहली कागजी मुद्रा कोलकाता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने साल 1770 में जारी किया था। अब लोग भारी भरकम मुद्रा के स्थान पर हल्की कागजी मुद्रा का प्रयोग करने लगे। ये व्यवस्था 91 साल तक चलती रही, यानी कि 1861 तक। अब तक अंग्रेजों को भारत में शासन करते हुए 100 वर्षों से भी अधिक का समय हो चुका था। उन्होंने बंगाल के बाद मद्रास और मुंबई में भी अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए 1861 में इंडियन कागज करेंसी कानून बना लिया। इसके बाद 1862 में रानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज के नोट छापे गए, जिनमें आज 10, 20, 50, 100, 1000 और 10,000 के नोट जारी किए गए। दोस्तों, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि केवल गोवा, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और सिक्किम को छोड़ करके पूरे भारत पर अंग्रेजों का ही शासन था, जहां पर विक्टोरिया सीरीज के नोट्स मानिए थे। इन सभी नोटों पर विक्टोरिया की छोटी फोटो लगाई गई थी। समय बीतने के साथ अंग्रेजों ने रुपए की बनावट तथा डिजाइन में कई परिवर्तन किए तथा इन पर अलग अलग भाषाओं में रुपए लिखा गया। साल 1923 में इन नोटों पर किंग जॉर्ज पंचम का फोटो भी छाप दिया गया, जो कि आजादी तक चलता रहा। आपको ये भी बता दें कि उस समय भारत में नोट छापने की कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसलिए सारे नोट ब्रिटेन से ही छप करके आते थे। पहली बार 1928 में नासिक महाराष्ट्र में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया। अब नोट भारत में छपने लगे। इसके कुछ समय बाद यानी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई। इसके 3 साल बाद यानी 1938 में अंग्रेजों ने आरबीआई को भारतीय नोट छापने का अधिकार दे दिया था। ये भी बता दें कि आरबीआई द्वारा छापा गया पहला नोट 10,000 का था, जो कि 1946 तक चला। अब हम आपको बताएंगे कि आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद भारतीय नोटों में किस प्रकार का बदलाव किया गया। अब रिजर्व बैंक द्वारा नए नोट छापने शुरू किए गए। आजादी से पहले सभी नोटों पर जहां जॉर्ज पंचम की फोटो लगी हुई थी, आजादी के बाद उस जगह सारनाथ का अशोक स्तंभ की फोटो लगाई गई। भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र की कहानी। 1950 में भारत सरकार ने जो अपने 2,
5, 10, 100 के मूल्य वर्ग के नोट जारी किए, उसमें भी अब 1949 वाला ही डिजाइन किया था। 1 रुपए के नोट के लिए भी उसी को आगे जारी रखा और नोट के पीछे भी चित्र रूपांकन करना था। तो उसमें यह तय किया कि जानवरों को रखा जाए, जैसे कि गाय, बाघ, सांबर, हिरण, इस तरह के जीव जंतु रखे गए। लेकिन धीरे धीरे और उसमें में परिवर्तन आया और 70 के दशक में हुआ कि कृषि से जुड़े हुए कुछ चीजें हम दिखाएंगे। फिर 80 के दशक में भी कुछ परिवर्तन किए गए और वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रगति भारत से जुड़े हुए कुछ चिन्ह को शामिल किया गया। 2 के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह शामिल किया गया। 5 रुपए पर कृषि मशीनीकरण शामिल किया गया। 20 रुपए पर कोणार्क व्हील शामिल किया गया। आगे 1969 में महात्मा गांधी की जब जयंती मनाई गई और इस 100वीं जयंती पर आरबीआई ने महात्मा गांधी के नोटों की एक विशेष श्रृंखला निकाली। श्रृंखला को जारी करने के दौरान वहां के गवर्नर थे एल के झा। अब एल के झा ने जो नोट जारी की महात्मा गांधी सीरीज की, उसमें महात्मा गांधी तो दिख ही रहे हैं और साथ में महात्मा गांधी के पीछे उसी चित्र में सेवाग्राम आश्रम दिख रहा है, जो कि महाराष्ट्र के वर्धा में है। नोटों की श्रृंखला 1969 में जारी हुई, लेकिन पूरी तरह से सभी नोटों में महात्मा गांधी ने अभी स्थान प्राप्त नहीं किया था। 1987 में फिर से 500 की नोटों की एक नई श्रृंखला शुरू की गई, तो उसमें भी महात्मा गांधी थे, लेकिन अभी भी सभी नोटों पर महात्मा गांधी नहीं आए थे। तो उसके बाद 90 का दशक आता है। 90 के दशक के बाद की नई श्रृंखला शुरू हुई महात्मा गांधी की, लेकिन कुछ चिंता थी कि नकली नोट बनाई जा सकती है। नई तकनीकी धीरे धीरे समय के साथ आ रही थी, जैसे डिजिटल प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोग्राफी आदि। तकनीकों से बचने के लिए नोट को भी अपडेट किया गया और मानव जो चेहरा होता है उसको कॉपी करना मुश्किल होता है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं को बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो नकली नोट अगर किसी को बनाने हैं तो वो निर्जीव वस्तुओं का नकल करना आसान होगा। महात्मा गांधी जी की तस्वीर राष्ट्रीय अपील होने के कारण छाप दी गई। राष्ट्रीय अपील का जो एक औसत कह सकते हैं, वो महात्मा गांधी की तरफ था। अब देखिए 1956 में महात्मा गांधी श्रृंखला आती है और उस श्रृंखला में जो नया अपडेट था, जैसे कि विंडो सिक्योरिटी थ्रेड आया, उसके अलावा गुप्त छवि यानी कि लेटेंट इमेज और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक खास तरह का प्रिंट होता था, जिसको हम बोलते हैं इंटेंट। ये सब 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के साथ शुरू हुआ, लेकिन सवाल अभी भी आता है कि अब हम जिस नोट को देखते हैं, देखिए उसमें महात्मा गांधी आज वाले महात्मा गांधी की तरह नहीं दिखते हैं। जो आज की नोटों में हमें वो चित्र 1946 में ली गई एक तस्वीर का कटआउट है, जो ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पथिक लॉरेंस साथ महात्मा गांधी खड़े हुए थे और इस फोटो के कटआउट को नोट लगाया गया। इसे लेने की वजह महात्मा गांधी जी की मुस्कान है, सबसे उपयुक्त मुस्कान है और महात्मा गांधी से बेहतर कोई अन्य व्यक्तित्व भारत के लोकाचार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है।